आज हम स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में कि क्या होता है सॉलिड स्टेट और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये चैप्टर 1 भी है क्लास 12th का। जैसे अगर हम आते हैं सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है ना, स्टेट ऑफ मैटर है। क्योंकि मैटर के बारे में इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया है पिछली क्लासों में। मैटर क्या होता है? द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। यानी वो सब्सटेंस जो कुछ ना कुछ स्पेस रखता हो, जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और जिसमें एनर्सिया की प्रॉपर्टीज हो और जिसका हम ज्ञान या नॉलेज अपने सेंस आर्गन के द्वारा कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। लेकिन मैटर को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे एक आता है सॉलिड स्टेट, है ना, सॉलिड स्टेट। दूसरा आता है लिक्विड स्टेट और तीसरा जो आता है वो होता है गैसियस स्टेट। तो 3 स्टेट में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। और इसमें हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, क्या होता है सॉलिड स्टेट। यहाँ पर आते हैं, जैसे अगर हम सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं तो सॉलिड स्टेट होता क्या है। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड स्टेट वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स वेरी क्लोज, है ना, एक दूसरे के काफ़ी क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसके? सॉलिड स्टेट के। जब एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे तो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, बहुत मिनिमम होता है ना, नेग्लेक्जिबल कह सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा किसके अंदर? सॉलिड स्टेट के अंदर, वो क्या होगा? नेग्लेक्जिबल होगा, है ना। नेग्लेक्जिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसके अंदर पाया जाएगा। जब स्पेस बहुत मिनिमम आएगा सॉलिड स्टेट में, तो जानते हैं कि स्पेस कम रहेगा तो जो अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी मैक्सिमम वर्क करेगा, है ना। मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा किसके अंदर? सॉलिड स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में सबसे मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और वहीं सबसे मैक्सिमम जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो गैसियस स्टेट में मिलता है। वहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखा जाए मॉलिक्यूल के बीच, तो सबसे हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है और सबसे मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है गैसियस स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं गैसियस स्टेट में। अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं, जो इसके शेप होंगे, है ना, शेप और वॉल्यूम, है ना, शेप और वॉल्यूम देखा जाए तो जो सॉलिड स्टेट के क्या होते हैं? डिफिनिट होते हैं, है ना। शेप एंड वॉल्यूम आर डिफिनिट किसके? सॉलिड स्टेट, है ना, के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे, यानी जो सॉलिड हो गया उसके क्या होंगे, और जो शेप होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा? डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। जो इसकी बाउंड्री होती है और वो भी क्या होती है? निश्चित होती है, यानी आकार निश्चित होते हैं सॉलिड के जो भी सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जो सॉलिड होते हैं इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है ना। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, है ना। सॉलिड के पास क्या होता है? बहुत अधिक डेंसिटी पाई जाती है ना। तो सबसे मिनिमम डेंसिटी किस में होगी? गैसियस स्टेट में होगी, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल होंगे ना, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं
और वहीं सॉलिड स्टेट में जो मालिक्यूल्स होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, तो डेंसिटी उसमें बढ़ जाएगी। तो सॉलिड स्टेट में काफ़ी हाई डेंसिटी पाई जाती है। दूसरी चीज़ है, अगर बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो वेरी लो कंप्रेसिबल है ना, इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी अगर देखा जाए, कंप्रेसिबिलिटी है ना, तो वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में क्या होगी, वेरी लो आर नेग्लेक्जिबल, क्योंकि जो कंप्रेसिबिलिटी की बात अगर करें तो किसी को कंप्रेस तभी कर सकते हैं जब उसके अंदर वॉल्यूम होगा, कुछ स्पेस होगा, है ना, उसके अंदर कुछ स्पेस पाया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो बहुत मिनिमम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत मिनिमम है, नेग्लेक्जिबल के बराबर है, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, नेग्लेक्जिबल ही होगी, यानी वेरी लो होगी कंप्रेसिबिलिटी इसकी। सॉलिड स्टेट में बहुत हाई कंप्रेसिबल कौन होते हैं, गैसेस होते हैं, क्योंकि गैसों को बहुत हाई कंप्रेसिबल किया जा सकता है। उसके अगर हम बात करें तो डेंसिटी भी बात कर लिए हम। नेक्स्ट अगर आते हैं तो वेरी स्लो डिफ्यूजन इनका होता है ना, इनके अंदर डिफ्यूजन यानी फ्लो करने की टेंडेंसी जो होती है वेरी स्लो डिफ्यूजन नेचर होता है ना। वैसे तो डिफ्यूज करते नहीं हैं, बहुत कम डिफ्यूज करते हैं सॉलिड, लेकिन लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, मालिक्यूल होते हैं, वो डिफ्यूजेबल होते हैं, उनके अंदर डिफ्यूजन नेचर पाया जाता है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन सॉलिड में फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होती है, नहीं पाई जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, है ना, यानी सॉलिड में क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन पाया जाता है, यानी वाइब्रेशनल मोशन फाउंड इन सॉलिड के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन मिलेगा, है ना, वाइब्रेशनल मोशन पाया जाएगा। दूसरी चीज़ अगर बात करें इनकी जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, इनकी जो होती है वेरी हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनकी होती है ना, वेरी हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनके अंदर पाई जाती है। और ये जो डिपेंड करता है वेरी हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट उनके बीच बाइंडिंग एनर्जी पर, यानी जो मालिक्यूल होते हैं एक दूसरे से बाइंडिंग करते हैं तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी है उस पर डिपेंड करेगा इनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉलिड होते हैं और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है इनके बीच नेग्लेक्जिबल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैक्सिमम हो जाता है, शेप और वॉल्यूम इसके डिफिनिट होते हैं। और सॉलिड है हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी काफ़ी अधिक होती है। कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो होता है या नेग्लेक्जिबल होता है क्योंकि इनके बीच स्पेस नहीं होता है। डिफ्यूजन नेचर इसके अंदर नहीं पाया जाता है। वाइब्रेशनल मोशन फाउंड इन सॉलिड, इनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन मिलता है। और वेरी हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, और वेरी हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका जो होता है इनके बीच लगने वाले जो बाइंडिंग फोर्स होता है उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड के क्लासिफिकेशन को, क्लासिफाइड करते हैं सॉलिड को। तो जो टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो जो सॉलिड होते हैं ये दो टाइप्स के मेनली कैटेगराइज किए गए हैं, इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। ये किस बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी बेस इनका क्या है ना, यानी डिवाइड करने का बेस क्या है, यानी अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर जो सॉलिड होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो इनका पार्ट है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का,
यानी एक क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या है इनका एमॉर्फस सॉलिड है ना। दूसरा जो है एमॉर्फस सॉलिड है ना। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, दो सॉलिड में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना दोनों को। अगर हम बात करते हैं दोनों के बीच स्टडी करते हैं तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में अगर हम देखें बात करें दोनों का तो क्या आएगा। जैसे अगर हम एक तरफ लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक तरफ अगर लेते हैं और दूसरी तरफ हम लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, तो दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है उसको भी देखते चलेंगे। तो पहले हम आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड अरेंज इन रेगुलर पैटर्न इन ए पीरियाडिकली रिपीटेड मैनर। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक रिपीटेटिवली पीरियाडिक मैनर से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। यानी इनका जो आर्डर होता है ना लॉन्ग रेंज आर्डर होता है। यानी इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज आर्डर इन periodically repeated पैटर्न। यानी जो पीरियाडिकली रिपीटेड पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं एक लॉन्ग रेंज आर्डर में अरेंजमेंट होता है, लेकिन इनका पीरियाडिकली रिपीटेड पैटर्न होता है। यानी अरेंज करने का पैटर्न बार बार वही आता है ना। इसमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात अगर करें, दूसरी चीज़ अगर एमॉर्फस सॉलिड में हम देखते हैं तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो 60 रेंज आर्डर में अरेंज होते हैं। 60 रेंज आर्डर का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आर्डर होगा, उसके बाद फिर इनका क्या हो जाता है, डिस आर्डर हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक इनका आर्डर होगा, फिर यहाँ से इनका डिस आर्डर हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आर्डर होगा, फिर इनका क्या हो जाता है, डिस आर्डर होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज इन 60 रेंज आर्डर है ना। constituents particles arranged in short range constituent particle arranged in short range order है ना। ये 60 रेंज आर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। दूसरी चीज़ ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ये लॉन्ग रेंज आर्डर में अरेंज होते हैं। तो जब लॉन्ग रेंज आर्डर में अरेंज होते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग आती है। तो जब अलग अलग डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आती है तो इसको हम बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर है ना। दीज आर एनआइसोट्रॉपिक है ना, ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। और वहीं पर अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात अगर करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 60 रेंज आर्डर में अरेंज होते हैं, तो इनके चारों तरफ एक जैसा पैटर्न हो जाता है। तो ये जो होते हैं आइसोट्रॉपिक हो जाते हैं, यानी दीज आर आइसोट्रॉपिक हो जाते हैं नेचर। अब एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन।
यानी अलग अलग डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग आती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात अगर करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी और भी अदर प्रॉपर्टीज है जो क्या है एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आती है। लेकिन आइसोट्रॉपिक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल डायरेक्शन, यानी सभी डायरेक्शन में इनकी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी एक जैसी होगी, तो वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि दे हैव डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। किसका होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें, डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म, डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री इनकी होगी, है ना। इनकी क्या होगी, डिफिनिट और रेगुलर ज्योमेट्री पाई जाएगी। किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करेंगे। और दूसरी बात हम करते हैं एमॉर्फस सॉलिड में, तो डू नॉट हैव डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री, डू नॉट डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री, है ना। इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो डिफिनिट नहीं होगी, है ना। डू नॉट डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री, इनका रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगा। दूसरी चीज़ अगर बात करें कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो डिफिनिट होता है ना। क्या होगा, डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होगी। लेकिन अगर वही बात करें इसकी एमॉर्फस सॉलिड की, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, नॉन डिफिनिट होगा, यानी डिफिनिट नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना। लेकिन वही क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए तो वो डिफिनिट होता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें हीट ऑफ फ्यूजन की बात अगर करते हैं, है ना, हीट ऑफ फ्यूजन, तो जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है ना वो क्या होता है, इसका डिफिनिट होता है ना। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफिनिट होता है। वहीं अगर हम बात करें तो डू नॉट, इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है नॉन डिफिनिट होता है। हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करें तो नॉन डिफिनिट होगा, है ना। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, नॉन डिफिनिट पाया जाता है किसके अंदर, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर अगर हम देखते हैं तो। और दूसरी बात अगर हम करें तो दे हैव रिजिड, ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकम्प्रेसिबल होंगे, है ना। इनकम्प्रेसिबल पाए जाएंगे, कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, रिजिड होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें जो इनको कंप्रेस किया जाता है एनी वेरिएबल शेप, एमॉर्फस सॉलिड को कंप्रेस्ड इन एनी वेरिएबल शेप, यानी किसी भी वेरिएबल शेप में इनको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इनकी तो, है ना, किसी भी कंप्रेस इन एनी वेरिएबल शेप को, एमॉर्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनका जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज प्लेन होता है ना। इनका जो क्लीवेज होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो कैसा होता है, प्लेन क्लीवेज होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड में तो इनका जो क्लीवेज आता है ना, इनका जो क्लीवेज होता है इरेगुलर आता है, इरेगुलर क्लीवेज
फाउंड है, नहीं जब इसकी कट करते हैं एमार्फस सॉलिड को तो इरेगुलर आता है, लेकिन वहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो रेगुलर आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड है ना, ट्रू सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन वही एमार्फस सॉलिड जो होते हैं ये स्यूडो सॉलिड क्या होंगे, स्यूडो सॉलिड होते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड ये क्या होंगे, लिक्विड होते हैं, है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड है। और दूसरी हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे। क्वार्ट्स इसका एग्जाम्पल है, डायमंड इसका एग्जाम्पल है ना। मेटालिक सॉलिड एग्जाम्पल है, मेटालिक सॉलिड एग्जाम्पल है। दूसरी बात करें आयनिक सॉलिड एग्जाम्पल है, आयनिक सॉलिड इसके एग्जाम्पल में आएंगे, एटसेट्रा बहुत सारे आएंगे। और वहीं एमार्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल आएंगे वो क्या होगा, रबर होगा, रबर, प्लास्टिक, है ना, ग्लास और सॉलिड सिलिकॉन या अमार्फस सिलिकॉन की अगर बात करें, अमार्फस सिलिकॉन, है ना, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एमार्फस सॉलिड और किस में आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। इस चीज़ों को अगर हम देखते हैं एमार्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएंगे तो हमने क्या देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एमार्फस सॉलिड होते हैं, उसमें क्या मेजर डिफरेंसेज हैं। जैसे कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के होते हैं वो लॉन्ग रेंज आर्डर में एक पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न में अरेंज होते हैं। लेकिन वहीं एमार्फस सॉलिड में जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एक शार्ट रेंज आर्डर में अरेंजमेंट उनका पाया जाता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका जो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट की वजह से ये एनआइसोट्रॉपिक नेचर हो जाते हैं। एनआइसोट्रॉपिक नेचर मतलब इनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। लेकिन वहीं एमार्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो इनकी जो अरेंजमेंट इस टाइप का हो जाता है कि सभी डायरेक्शन में जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है एक जैसी हो जाती है, इसलिए इनको आइसोट्रॉपिक कहा जाता है, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन। वहीं अगर बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो दीज आर डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री। इनकी जो ज्योमेट्री जो होती है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो डिफिनिट होती है और रेगुलर होती है। लेकिन वही बात करें एमार्फस सॉलिड की तो डू नॉट डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री। इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो निश्चित भी नहीं होती है और रेगुलर भी नहीं होती है। वहीं बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट की तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है डिफिनिट होती है। वहीं एमार्फस सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो नॉन डिफिनिट होती है। वहीं अगर हीट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफिनिट होता है, लेकिन वहीं एमार्फस सॉलिड में जो होता है हीट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, नॉन डिफिनिट होता है। वहीं रिजिड ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उनको किसी भी वेरिएबल शेप में क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है ना। और बात अगर करें तो जो क्लीवेज होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्लीवेज इसको कट करते हैं तो प्लेन सरफेस आता है ना। लेकिन वहीं अगर एमार्फस सॉलिड को कट करते हैं तो इरेगुलर शेप इसके आते हैं। और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ट्रू सॉलिड होते हैं, यानी वास्तविक ठोस हैं, जैसे क्वार्ट्स है, डायमंड है, मेटालिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड इसमें आ जाएंगे। वहीं एमार्फस सॉलिड की अगर बात करें तो ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, नॉट ट्रू सॉलिड, यानी वास्तविक ठोस नहीं है। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, जैसे रबर, प्लास्टिक, ग्लास, एमार्फस सिलिकॉन एटसेट्रा बहुत सारे आएंगे जो एमार्फस सॉलिड में आते हैं। तो ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, ये इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। स्यूडो सॉलिड यानी सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी क्योंकि जब सॉलिड बनता है ना, सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, एमार्फस सॉलिड का फॉर्मेशन जब भी करते हैं तो पहले वो लिक्विड में रहता है ना। अगर एमार्फस सॉलिड की अगर हम बात करें एमार्फस सॉलिड की तो एमार्फस सॉलिड क्या होता है, पहले लिक्विड स्टेट में रहता है। अब इस लिक्विड को क्या किया जाता है कि बहुत फास्ट कूलिंग की जाती है ना। क्या किया जाता है, बहुत फास्ट कूलिंग की जाती है। जब बहुत फास्ट कूलिंग करते हैं तो ये फास्ट कूलिंग करने की वजह से जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं ना रैंडमली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो जाकर ये क्या होता है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को जब कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो जो एमार्फस लिक्विड होते हैं ना उनको बहुत फास्ट कूलिंग करते हैं तो एमार्फस सॉलिड में क्या होते हैं,
कन्वर्ट होते हैं, है ना। जितना स्लो कूलिंग करेंगे उतना ही स्ट्रांग एमार्फस सॉलिड होगा, जितना फास्ट कूलिंग करेंगे उतना ही वीक एमार्फस सॉलिड होगा। जैसे मान लीजिए ग्लास अगर लें तो ग्लास बहुत सारे टाइप के आते हैं, कुछ ग्लास ऐसे होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं। तो जो ग्लास बहुत वीक होते हैं ना उसकी बहुत फास्ट कूलिंग कर दी जाती है, और जो गिलास बहुत स्ट्रांग होते हैं उसकी बहुत स्लो कूलिंग की जाती है। तो इस तरीके से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर आते हैं तो मेटालिक सॉलिड में आते हैं, है ना। मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं, है ना। मेटालिक सॉलिड नाम से क्लियर है कि ये सॉलिड ऐसे हैं जिसमें मेटल हैं सिर्फ, तो मेटल इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम मेटालिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो इसके होंगे ना, पार्टिकल्स आर कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मेटालिक सॉलिड की बात अगर हम करते हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेटालिक सॉलिड होते हैं ना उनके बीच क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड फाउंड, है ना। मेटालिक बॉन्ड इनके बीच होता है, क्योंकि जो कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आखिर रहते क्या हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉनों की, जैसे मान लीजिए हम सोडियम ले रहे हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर देते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना ये कर्नल इलेक्ट्रॉन है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कर्नल इलेक्ट्रॉन आते हैं, कर्नल इलेक्ट्रॉन। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी में यही पार्टिसिपेट भी होते हैं तो इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो इनके बीच जो मेटालिक सॉलिड होते हैं ना उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कर्नल इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉनों के बीच होता है। दूसरी चीज़ ये है कि कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन जितना मैक्सिमम रहेंगे, है ना। अगर बात करें कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन, कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यदि बढ़ेंगे कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे, तो कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो है उसकी जो सॉलिडिटी होती है, सॉलिडिटी वो ज़्यादा होती है, अधिक सॉलिडिटी बढ़ती है। जितना अधिक कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अधिक सॉलिड होगा। यही रीजन है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम को हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन वही जो आयरन होता है उसको नाइफ से हम नहीं कट सकते हैं। आयरन काफ़ी स्ट्रांग होता है ना। तो आयरन के स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि आयरन के अंदर कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे सोडियम के अपेक्षा, है ना। सोडियम के अंदर कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन वहीं आयरन की बात अगर करें तो आयरन क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जैसे सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल की अगर बात करें, सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। वहीं जो आयरन मेटल होते हैं, आयरन मेटल ये काफ़ी हार्ड होते हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो हार्डनेस होती है ना मेटालिक सॉलिड की, तो जो इनकी जो हार्डनेस होती है वेरिएबल होती है, हार्डनेस वेरिएबल किसके अंदर, मेटालिक सॉलिड के अंदर हार्डनेस वेरिएबल होती है, क्योंकि और डिपेंड्स अपॉन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स अपॉन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इसका हार्डनेस डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट और इनकी होती है, फिक्स होती है, मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट इनका होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट होता है।
दूसरी चीज़ अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट के बाद, तो ये मैलिएबल नेचर के होते हैं, मैलिएबल इनका नेचर होता है। डक्टिलिटी इनके अंदर पाई जाती है, डक्टाइल इन नेचर, तो डक्टिलिटी इनके अंदर होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि दीज आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। अगर हम बात करें तो जैसे सोडियम हो गया, जिंक आ गया, सोडियम आ गया, है ना, जिंक है, सोडियम है, आयरन है ना, और कापर ले लिया, है ना, ETC, ये सारे किस में आएंगे, मेटालिक सॉलिड में आएंगे, है ना। दूसरा हम आते हैं और दूसरा लेते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, आयनिक सॉलिड, है ना। दूसरा हम लेते हैं आयनिक सॉलिड। यहाँ भी नाम से क्लियर है कि जो ये सॉलिड होंगे आयनों से बने होंगे। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसके पार्टिकल होंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयंस होंगे इनके पॉजिटिव, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इनके अंदर क्या होगा, आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड बिटवीन देम, यानी इनके बीच आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर मिलेगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जितना अधिक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना अधिक इनके अंदर क्या होती है, हार्डनेस होती है। दूसरी चीज़ ये क्या होते हैं, दीज आर क्या होंगे, हार्ड होते हैं, है ना, दीज आर हार्ड, ब्रिटल इन नेचर, है ना, ब्रिटल इन नेचर, मतलब इनको बीटिंग करने पर क्या आ जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनकी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई, है ना, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई पाई जाती है आयनिक सॉलिड की। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो होते हैं इंसुलेटर इन सॉलिड, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, जब ये सॉलिड स्टेट में आते हैं तो इंसुलेटर का कार्य करते हैं। लेकिन जब ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। लेकिन वही सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे। जैसे अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो हम ले सकते हैं आयनिक सॉलिड में, जैसे NaCl है, NaCl, KCl ले लिए, MgCl2 ले रहे हैं, है ना, ETC, ये सब एग्जाम्पल हैं आयनिक सॉलिड की। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड के बाद, और मेटालिक सॉलिड तीसरा लेते हैं, मेटालिक सॉलिड, है ना, सॉरी मेटालिक सॉलिड नहीं, कोवेलेंट सॉलिड, है ना। कौन सा सॉलिड लेते हैं, कोवेलेंट सॉलिड, है ना, क्योंकि मेटालिक सॉलिड अभी पढ़े हैं। कोवेलेंट सॉलिड की बात अगर करें तो कोवेलेंट सॉलिड में इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स लिंक एडजेसेंट बाई कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, नॉन मेटल्स लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ये जो होते हैं ना
कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से लिंक होते हैं तो इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड इनके अंदर पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कार्बन देखें तो कार्बन एक दूसरे से क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं नेटवर्क लाइक ये अरेंजमेंट होता है ना, इनके अंदर क्या होता है, और नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट आर फाउंड। कैसा होता है, नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट्स आर फाउंड। इनके अंदर क्या होता है, नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट मिलता है। और दूसरी चीज़ अगर बात करें नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट के बाद कि इसको सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड, आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं इसी के बेस पर, नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट के बेस पर अगर देखा जाए तो। इसमें ये जो होते हैं हार्ड होते हैं, हार्ड और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इनकी होती है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, काफ़ी हाई होती है कोवैलेंट सॉलिड की। इसके अगर एग्जाम्पल अगर देखें कोवैलेंट सॉलिड में तो डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है ना। एग्जाम्पल देखा जाए तो डायमंड आता है, सिलिकॉन कार्बाइड आता है, और इसके बाद हम एल्युमिनियम नाइट्राइड लेते हैं, ग्रेफाइट लेते हैं, है ना, ग्रेफाइट। वहीं ग्रेफाइट क्या होता है, ये हार्ड नहीं होता है, और ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वहीं डायमंड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो डायमंड होते हैं इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं बॉन्ड में, जिससे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। नेक्स्ट फोर्थ अगर इसका पार्ट देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से क्लियर है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल होंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स इसके क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल के थ्रू बना होता है। इसमें ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें एक आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो इसमें क्या होते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जो एक दूसरे से एक वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स द्वारा अटैच होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया H2 मॉलिक्यूल, इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है। दूसरा मैं ले लिया N2 मॉलिक्यूल, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। वहीं मैं ले लिया I2 मॉलिक्यूल, इनके बीच भी अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो इनके बीच जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, H2 भी नॉन पोलर है, N2 भी नॉन पोलर है, I2 भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है ना, वो लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स वर्क बिटवीन देम, है ना। इनके बीच क्या होता है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स वर्क करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लंडन डिस्पर्सन फोर्स इज ए टाइप ऑफ वान डर वाल्स फोर्स। अगर लंडन डिस्पर्सन फोर्स ज़्यादा होगा, ये कब ज़्यादा हो सकता है, जब इसके मोलर मास ज़्यादा होंगे, है ना, इसके मोलर मास ज़्यादा होंगे। यदि मोलर मास क्या होगा, ज़्यादा होता है, बढ़ता है, मोलर मास इंक्रीज करता है, तो वान डर वाल्स फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी लंडन डिस्पर्सन फोर्स ज़्यादा होगा। और जब ये लंडन डिस्पर्सन ज़्यादा होगा तो इनकी जो सॉलिडिटी होगी ना, वो इंक्रीज करेगी। सॉलिडिटी क्या होगी, इनकी इंक्रीज करेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं
तो ये तो सॉलिड स्टेट में नहीं है, लेकिन ये सॉलिड अवस्था में पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन का जो मास होता है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका कितना होगा 28 हो जाएगा मास, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 14 होता है। और तो 22 मास है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 28 मास है इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक आयोडीन का 127 होता है। तो 2 आयोडीन का कितना हो गया 254। तो मास ज़्यादा हो गया ना, तो मास जब बढ़ रहा है आयोडीन का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वांडर वाल्स फोर्स भी ज़्यादा होगा, लंडन डिस्पर्सन फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए इनकी सॉलिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही वजह है कि आयोडीन सॉलिड स्टेट में मिल रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जो नॉन पोलर में आता है, और एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे, जैसे हीलियम आ गया, आर्गन आ गया, है ना, ATC, आयोडीन आ गया, है ना, ये सारे किस में आते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात अगर करें तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर बात करते हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे पोलर मॉलिक्यूल होंगे, यानी पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए मैंने HCl लिया, ये HCl लिया, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और इसके में एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे, जैसे HCl है, सॉलिड NH3 है। एग्जाम्पल अगर देखें HCl आ जाता है, सॉलिड SO2 आ जाता है, सॉलिड NH3 आ जाएगा, ETC, ये सब किस में आएंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा है, लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर बात करते हैं, है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर बात करें तो क्लियर है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे इसमें। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिया H2O ले लिया, क्योंकि H2O जैसे यहाँ पर ले लिया, ये एक दूसरे से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड द्वारा अटैच है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इनसे जो बनेगा सॉलिड वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। जैसे H2O आइस ले रहे हैं, एग्जाम्पल H2O आइस हो गया, है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। NH3 हो गया, NH3 हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। फिर आपका एल्कोहल हो गया, है ना, एल्कोहल्स, ये क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएंगे। तो इस तरीके से ये टाइप्स थे क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और ये देखिएगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा है, उसके अनुसार मैं वीडियो और इम्प्रूव करके और आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।